तो आज हम कवर करने वाले हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें जो है वो हम सोडियम लैम्प यूज़ करते हैं और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम उसकी वेवलेंथ पता लगाते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, हमारा ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। डी जो है वो डायमीटर है, एनथ रिंग जो होगी उसकी डायमीटर, और एन प्लस पी रिंग जो होगी उसकी डायमीटर, फिर 4 πr अपॉन में। तो आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो पी होगा हमारा, पी जो ये यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये वही पी है, और 4 तो कांस्टेंट है। तो अब देखो इसकी वर्किंग क्या होती है। इसकी वर्किंग में क्या होता है कि इसकी वर्किंग में होता है, जैसे कि हम एक ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जिसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या, कि जो देखो कॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसकी दोनों सरफेस होती है, अगर इसको हम बीच में से काट देते हैं तो एक सरफेस क्या हो जाएगी, प्लेन। तो ये एक प्लेन और ये कॉन्वेक्स, तो ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करा है। उसके बाद हमने एक ग्लास प्लेट को रखा है 45 डिग्री एंगल पर। अब इसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद कि हमने 45 डिग्री पे ही क्यों रखा है। और फिर ये जो है वो हमने एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रखा है, जिससे हम पैटर्न ये जो बन रहा है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, फिर यहाँ से जो है सोडियम लैम्प है, जहाँ से लाइट रेज जाएंगी जो इस मिरर से टकराएंगी, और फिर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर जाएंगी, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के थ्रू वो हमको पैटर्न ऑब्जर्व होने को मिलेगा। मतलब कि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये यहाँ जाएगा, मिलेगा, तो ये पैटर्न हमें मिलेगा, और फिर उसके बाद हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी वर्किंग। तो हम इसमें करते क्या हैं, हम इसमें ये करते हैं कि क्या होता है ना कि जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये किस पर बेस्ड है, ये इंटरफेरेंस पर बेस्ड है, और इसमें क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है। ये जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो एक सिंगल लाइट रे थी, ये डिवाइड हो गई दो वेव्स में, तो इसमें क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हुआ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये इंटरफेरेंस पर बेस्ड है, जिसमें कि ये किस डिवीजन से मिल रहा है, ये हमें एम्पलीट्यूड के डिवीजन से मिल रहा है। ओके, तो ये तो हो गई। अब उसके बाद जो हमें रिंग्स के पैटर्न मिलते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं कि हम 16 से 14, 16, 14, 12, 10, 8, 6, तो ऐसे रिंग के जो डायमीटर होते हैं उनको मेज़र करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे रिंग है कोई भी, जैसे कोई भी एक रिंग है, तो इसको हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ये पूरा लेफ्ट वाला और ये वाला पूरा राइट पार्ट। तो हम ऐसे ना दो बार रीडिंग लेते हैं, एक बार लेफ्ट साइड के लिए और एक बार राइट साइड के लिए। और जो मैंने जब से बोला कि 6 तक ही ले सकते हैं, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम 6 तक ही क्यों लेंगे, तो 6 के बाद अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि मतलब कि एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिंग्स बहुत पास पास होती है, तो हम एकदम क्या बोलते हैं, अच्छे से नहीं देख पाएंगे ना, इसीलिए हम चाहते हैं कि दूर तक मेज़र करें। तो जैसे हमने लेफ्ट साइड के लिए मेज़र करी थी, ऐसे हम ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से राइट साइड के लिए भी मेज़र कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, देखो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, अब सबसे पहले आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो आपको पता है कि लीस्ट काउंट आता है। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है तो यहाँ पर एक मेन स्केल है और यहाँ पर एक वर्नियर स्केल है। ओके, तो मेन स्केल में भी कुछ डिविजन्स होंगे, वर्नियर स्केल में भी डिविजन्स होंगे, तो इसका लीस्ट काउंट मैं सपोज कर रही हूँ कि आपको आता होगा, है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वैल्यू निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जितने वर्नियर स्केल में हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। ओके, अब देखो ये जो रिंग्स हमने मेंशन करी थी, ये रिंग्स लेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड की रीडिंग नोट करेंगे, जो मेन स्केल में है, वर्नियर स्केल में है वो, और जो टोटल रीडिंग होती है ना, वो क्या होती है, देखो जो हमारी टोटल रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ओके, ये हमारी टोटल होती है, तो ये आप सभी लोग याद रखना। तो जैसे हमने लेफ्ट साइड के लिए निकाला, वैसे ही हमने राइट साइड के लिए निकाल लिया, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में स्क्वायर चाहिए था। और फिर जो वेवलेंथ आई उनको आपस में डिफरेंस लेके फिर हमने उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, जिससे हमने 4 लैम्डा की वैल्यूज़ निकाली और उनका एवरेज लेके हमें एक वेवलेंथ मिल गई।
तो बस हमें वेवलेंथ मिल गई, उसके बाद तो फिर क्या है, काम ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे हमने मेज़र करा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस, मतलब जो वाइवा में किस टाइप से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जो न्यूटन्स रिंग है वो होती क्या है। तो हमें बस ये क्या बताना है कि अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर फिल्म व्हेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट, इट्स कॉल्ड न्यूटन रिंग। मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया ना उसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें सबसे पहली बात तो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, और वो किसके थ्रू मिल रही हैं, एयर फिल्म और जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा है ग्लास प्लेट के ऊपर उसकी वजह से मिल रही है। ओके, ये हो गया न्यूटन्स रिंग। देन हाउ आर न्यूटन्स रिंग फॉर्म्ड, मतलब कि न्यूटन्स रिंग कैसे बनती है। तो they are formed as a result of interference between light waves reflected from the upper and the lower surface of the air film developed between the convex surface of plano convex lens and plane glass plate। मतलब कि मैंने क्या बताया था कि इंटरफेरेंस पर बेस्ड है, और किस डिवीजन से मिल रही है, एम्पलीट्यूड के डिवीजन से। अब वो जो एम्पलीट्यूड के डिवीजन में जो दो लाइट वेव्स यूज हो रही है ना, ये उसको बताया है कि एक रिफ्लेक्टेड जो अपर से हो रही है और जो एक रिफ्लेक्टेड जो लोअर पार्ट से हो रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्कुलर ही क्यों होती है। तो ये सर्कुलर क्यों होती है, क्योंकि द एयर फिल्म फॉर्म्ड इज वेज शेप्ड एंड लोकाई ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस आर सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम समझते हैं, देखो सॉरी ये क्या हो गया इन द सेशन। गाइस सॉरी, इसको हम कहाँ थे, हाँ वाई दे आर सर्कुलर ना। तो देखो इसमें हम ये देख रहे थे कि वो सर्कुलर क्यों होती है। तो सर्कुलर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ना ये एक रखा हुआ है, तो अब यहाँ पर जैसे कोई लाइट रे आई तो यहीं पे मिलेगा हमें ब्राइट, और इसकी थिकनेस क्या है, सेम है, इधर टी है तो इधर भी टी। फिर इसके बाद ऊपर कहीं मिलेगा हमें, तो वो T1 पे, तो ये भी T1 पे। तो मतलब कि जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है। तो अगर थिकनेस कांस्टेंट है तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें जो शेप मिलता है वो कैसा मिलता है, सर्कुलर मिलता है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मैंने बोला था कि 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होता है, तो वो क्यों इंक्लाइंड होता है, क्योंकि हमें क्या होता है, ये आंसर आप रीड कर देना, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जो हमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे क्या होता है कि हमें नॉर्मली लाइट रेस को फॉल करवाना होता है, और हमने लाइट रेस को कैसे भेजा है, मतलब जो इंसिडेंट लाइट रे है और जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिल रही हैं उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये हमें मेंटेन करना है तो जो हमें ग्लास प्लेट है उसको कैसे रखना पड़ेगा, 45 डिग्री एंगल पर। ये कंडीशन होती है। ओके, ठीक है। तो वाई डू रिंग्स गेट क्लोजर एज देयर ऑर्डर इंक्रीजेस। तो देखो जैसे जैसे उनका ऑर्डर इंक्रीज होगा ना, तो क्या होता है कि जो डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस है और जो डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ये दोनों अलग होती है। डार्क की जो है वो किसके प्रोपोर्शन होती है, रूट एन के, और जो ब्राइट की होती है वो किसके प्रोपोर्शन होती है, अंडर रूट ऑफ 2n-1 के। तो दोनों की जो डायमीटर है वो अलग चीज़ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए उनकी थिकनेस जो होगी वो सेम नहीं होगी। इसलिए जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो वो क्लोजर आती जाती है। ओके, अब उसके बाद उनका सेंटर डार्क क्यों होता है, क्योंकि उसका सेंटर डार्क इसलिए होता है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पार्ट डिफरेंस तो जीरो होना चाहिए, लेकिन हमें एक रिफ्लेक्टेड रे की वजह से जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना मिलता है, λ/2। अब पार्ट डिफरेंस λ/2 मिल रहा है, तो ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपने देखा होगा कि ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अगर मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि हमें जो सेंटर होगा वो क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। ओके, इसलिए हमें सेंटर जो है वो डार्क मिलता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इफ़ द ग्लास प्लेट इज़ रिप्लेस्ड विथ प्लेन मिरर, मतलब कि जो ग्लास प्लेट थी उसको अगर हमने प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा। तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी होगी रिफ्लेक्टेड, intensity of light reflected from mirror will be so great that it won't be visible and we will get uniform illumination। मतलब जैसे कि आप इसको किसके थ्रू समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई एक एल्यूमिनियम वाला ग्लास लगा हुआ है। ओके, जो मिरर होते हैं ना एल्यूमिनियम वाले, जो स्लाइडिंग वाले, वो लगा हुआ है समझ लो, उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको जो इंटेंसिटी मिलती है वो कैसी मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, एक तो उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो चारों तरफ एक जैसी होती है, तो हमें कोई इंटरफेरेंस तो नहीं मिल रहा है वहाँ पर, है ना। तो ये वही वाली बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं
कि अगर सोडियम लाइट को अगर हमने वाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटर होता है वो तो हमें एकदम वाइट मिलता है और बाकी जो होते हैं वो कलर फ्रिंजेस मिलती है बस। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ़ वी रिप्लेस द लेंस विथ प्लेन ग्लास, मतलब जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था उसको अगर हम प्लेन ग्लास से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। तो इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन जो शेप होगा ना, जैसे हमें इसमें सर्कुलर मिल रहा था तो उसमें कोई इरेगुलर शेप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ़ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द लेंस एंड ग्लास। जैसे अभी तक हमने क्या करा था, एयर को रखा था, तो अगर हम किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि जो डायमीटर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो अगर हम कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो डायमीटर है वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, तो जो पैटर्न होंगे वो क्लोज होने लग जाएंगे इसीलिए, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट विल हैपन इफ़ वी यूज़ अ लेंस ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्मॉल कर दिया तो क्या होगी, तो जो डायमीटर होगी ना, मतलब कि वो तो स्मॉल होने लगेगी और उसकी वजह से जो एरर के चांसेस है वो ज़्यादा होने लगेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्मॉल हो जाएगी तो उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद व्हाट इफ़ अ प्लेन ग्लास मेकिंग सम एंगल विद द ग्लास स्ट्रिप इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ लेंस। क्या है, व्हाट इफ़ अ प्लेन ग्लास मेकिंग सम एंगल विद द ग्लास प्लेट इज़ यूज्ड, मतलब कि जो हमने प्लेन ग्लास यूज़ किया अगर वो कोई ग्लास स्ट्रिप से कोई एंगल बना रहा होगा तो क्या होगा। तो हमें क्या होगा, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये वेज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगी, जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का जो पैटर्न मिलेगा ना वो लाइन के उसमें मिलेगा, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेडियस ऑफ रिंग डिपेंड्स ऑन, मतलब कि रेडियस ऑफ रिंग जो हमें पैटर्न मिल रहा है ना सर्कुलर का अल्टरनेट डार्क फ्रिंज, तो उसकी जो रेडियस है वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो पहला वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी, दूसरा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनक्लोज्ड फिल्म, मतलब कि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना, जैसे हमने अभी इसमें एयर लिया था तो वो उस पर भी डिपेंड करेगी, और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर डेट इज आर, तो आर पे भी वो डिपेंड करेगी। आर किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है ना उस पर। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, मतलब हमने इसमें सारा कुछ कवर कर लिया है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।